नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है छाया, जिसे नीलकंठ नांदुरकर जी ने लिखा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी ही लिखी कहानी की अंतिम पंक्तियाँ और वह शून्य में नजरें लगाए खिड़की से बाहर देखती रही। वैसे ही छाया खिड़की से बाहर देख रही थी। कथानंद पत्रिका के दीपावली विशेषांक में छपी कहानी का पन्ना खुला पड़ा था। पत्रिका में सबसे पहले उसकी कहानी शून्य छपी थी। आर्ट पेपर पर रंगीन चित्र में नायिका खिड़की से बाहर देखती दिखाई गई थी। चित्रकार ने उसकी निराशा, लाचारी की भावनाएं चेहरे पर बखूबी दिखाई थी। छाया के मन में विचार आया, इस वक्त क्या मेरा चेहरा भी ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा? उसी समय फ़ोन बजा। सिस्टर मोना का फ़ोन था। अरे अभी अभी तुम्हारी कहानी शून्य पढ़ी, बहुत अच्छी लिखी है। कहानी की नायिका तुम ही हो ना? बधाई हो। नगर को कब जा रही हो? अभी कुछ तय नहीं हुआ है। खैर फ़ोन रखती हूँ, पतिदेव की कार आ गई है, शॉपिंग के लिए जाना है, बाय। छाया ने ठंडी सांस ली। सिस्टर मोना उसी के साथ नर्स की नौकरी करती थी। निवृत्त होने के बाद पति के साथ आराम से रह रही है। जैसी उसकी किस्मत। नहीं तो 2 भाई और 1 बहन के लिए इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला? आश्रय के लिए याचना करनी पड़ रही है। बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। मेरे लिए एक छोटा सा कमरा हो, उसमें एक फ़ोन, आराम कुर्सी, अपने लोगों का साथ खाना पीना, गप्पे हाँकना, टीवी देखना, भांजों के साथ पत्ते कैरम खेलना, बस इतना ही तो। उन पर आर्थिक बोझ नहीं डाल रही हूँ। मेरा अपना खर्च चल सके इतनी पेंशन तो मुझे मिलेगी ही। लेकिन बस यह लेकिन जहाँ वहाँ रास्ता रोके खड़ा हो जाता है। छाया का मन अतीत में घूमने लगा। पूरा अतीत दहकता हुआ। कहीं हरियाली नहीं। पिताजी स्कूल में शिक्षक थे। अपर्याप्त वेतन में 6 लोग जैसे तैसे जी रहे थे। रोटी और पनीली दाल, कभी कभार बैंगन की सब्जी। तीज त्योहार पर भात बनता था। मिष्ठान्न के नाम पर गुड़ मिलाकर बनाई गई गेहूं की खीर, वह भी पर्याप्त नहीं। कभी भरपेट खाने को मिला ही नहीं। माँ हमेशा बौखलाई रहती। दिन में कम से कम 1 बार वह अपने आप से बड़बड़ाती, पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो मेरी किस्मत में ये भुगतना लिखा गया। हे प्रभु, अगला जन्म चाहे कुत्ते का दे दे, लेकिन कंगाल स्त्री का मत देना। कपड़े गहने मौज मजा ना सही, लेकिन 2 वक्त पेट भर खाना तो नसीब हो। मेरी किस्मत ही फूटी है, उसे कोई क्या कर सकता है? उसका यह बड़बड़ाना सुनते हुए पिताजी अपराध बोध से हाथ पीछे बांधे बरामदे में टहलते रहते। वे बेचारे स्कूल से निकलकर ट्यूशन लेते। इतवार को बनिए की दुकान पर हिसाब लिखने का काम करते। ये जो ऊपरी कमाई होती वह छोटे मोटे खर्च करने में चली जाती। मैं तब 9वीं कक्षा में थी। माँ अचानक मस्तिष्क में रक्ताभाव होने से चल बसी। अगले साल पिताजी को कैंसर हुआ और मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद पिताजी भी चले गए। जाने से पहले पिताजी रो पड़े थे। मैंने कहा था, पिताजी आप ठीक हो जाएंगे, मत रोइए। बेटी, अब मैं क्या ठीक होऊंगा? काल सामने खड़ा है मेरे। बेटी, मैं मरने से नहीं डरता, यह तो सबके लिए अटल है। मुझे तो तुम बच्चों की चिंता है बेटी, तुम्हारा क्या होगा? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा था, पिताजी आपने जिंदगी भर राम की भक्ति की है, वही प्रभु रामचंद्र जी हमें संभालेंगे। बेटी तुम मुझे वचन दो। कौन सा वचन पिताजी? तुम दीनू मनु और वत्सला को संभालोगी। पिताजी, मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुम्हारे कमज़ोर कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तुम दृढ़ता से उन्हें सहारा दोगी। उनके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। बेटी, अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने लिए ही नहीं होती, तुम इनका ख्याल रखना, बस इतना ही मांगता हूँ। मैंने उन्हें वचन दिया था, पिताजी मैं दीनू मनु और वत्सला को संभालूंगी, और मैंने अपना वचन निभाया भी। लेकिन उसका सिला मुझे क्या मिला? फिर से मोबाइल बजा। हेलो, नमस्ते, मैं संपादक पाठक बोल रहा हूँ। आपकी कहानी शून्य पाठकों को पसंद आई है।
फ़ोन आ रहे हैं, 3-4 पत्र भी आए हैं। बधाई हो। थैंक्स। अब जून में सुवर्ण महोत्सवी अंक निकालने जा रहे हैं, उसके लिए ऐसी बढ़िया कहानी भेजिएगा। आप हमारी पत्रिका की माननीय लेखिका हैं। कहानी मांगने का हमारा हक बनता है। बाय द वे, आपका मानदेय का चेक भेज रहा हूँ। फिर से एक बार बधाई। फ़ोन रखकर छाया खिड़की से बाहर देखने लगी। मानदेय के पैसे क्या अपने काम आएंगे? कल परसों दीनू या दया का फ़ोन आएगा कि छाया दीदी, अचानक खर्चा आ पड़ा है, कम से कम 1500 रुपये भेज दीजिए। उनकी मांग का तो कोई अंत ही नहीं है। वह फिर से अतीत में खो गई। पिताजी के जाने के बाद उनके छोटे भाई दामू चाचा भगवान के जैसे आए। पिताजी ने कभी उनकी मदद की होगी, उस एहसान को याद रखकर वे हमारी मदद करने आए थे। उन्होंने अपनी जान पहचान से मुझे नर्सिंग कोर्स के लिए दाखिला दिलवाया। वह कोर्स मैंने प्रथम दर्जे में पास किया था। तब तक रामू चाचा हर महीने 100-125 रुपये भेजते रहे। नर्सिंग का कोर्स पूरा होते ही आरोग्य अधिकारी से सिफारिश करके और उन्हें 3000 रुपये देकर मुझे नगरपालिका अस्पताल में नौकरी दिला दी। 150 रुपये वेतन और रहने के लिए कमरा मिला। भाई बहन को संभालने का वचन पिताजी को दिया था, लेकिन भाई बहन का ढंग कुछ और ही था। दिनकर 12वीं पास करके एक संस्था में क्लर्क बन गया। वत्सला देखने में सुंदर थी। उसे अभिनय की स्वाभाविक देन थी। कॉलेज में गैदरिंग में नाटक में उसने नायिका की भूमिका की। उसी नाटक में नायक की भूमिका करने वाले रोहित पटेल नाम के गुजराती लड़के से उसने रजिस्टर मैरिज कर लिया। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। लड़के के पिताजी का बड़ा बिजनेस है। पति के साथ वह वहाँ खुश है। रहे बेचारी। जाते समय उसने कहा था, मैंने मेरा सुख देखा है, इतने दिन गरीबी में बिताए, मौज मजा तो दूर की बात, कभी भरपेट खाना भी नहीं मिला। इस नरक से मुक्त होना चाहती थी। उसकी ये बातें मेरे कलेजे को बिंध गई थी, मानो वह नरक मैंने बनाया था। हम भी तो गरीबी की यातनाएं भुगत रहे थे। उसने सुख देखा अपना, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि बड़ी बहन का क्या? स्वार्थी, सब स्वार्थी हैं। छोटा भाई मनोहर, वह भी खूबसूरत और स्मार्ट, जो 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़कर भाग गया। कितनी मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई तो वहाँ के सब इंस्पेक्टर ने कहा था, अजी पहले उसके दोस्त रिश्तेदार आदि से मालूम कर लीजिएगा, भूखा मरने लगा तो अपने आप लौट आएगा। 7 दिन बाद उसका पोस्ट कार्ड मिला। मुझे होटल में वेटर की नौकरी मिली है। नाश्ता, 2 वक्त का खाना, वर्दी और 75 रुपये वेतन। होटल के पीछे क्वार्टर्स में रहने का भी इंतज़ाम है। मेरी चिंता मत करना और मुझे ढूंढने का प्रयास भी मत करना। उसने अपना पता नहीं दिया था। मैंने दीनू से कहा, अरे दीनू, जाओ भाई उसे ले आओ। अपना बेटा होटल में बैरे की नौकरी कर रहा है, ये जानकर पिताजी की आत्मा को कितनी यातनाएं होती होंगी। जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। कहाँ ढूंढूं? उसने अपना पता दिया नहीं है। पोस्ट का ठप्पा भी धुंधला है। गांव का नाम भी पढ़ नहीं सकते। अब पिताजी की आत्मा के बारे में मत सोचो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो गया ना, बस। 2 साल बाद मनु का पत्र आया। हमारा होटल मालिक दुबई में होटल शुरू करने जा रहा है और सीनियर वेटर की हैसियत से मुझे दुबई भेज रहा है। परसों जा रहा हूँ। इस प्रकार मनु और वत्सला ने अपने अपने रास्ते ढूंढ लिए, लेकिन यह दीनू छाया दीदी से पैसे मांगना अपना अधिकार समझता है। पिताजी को वचन दिया था, इसकी याद दिलाता है। मैंने अपनी शादी के लिए 5-6 हज़ार रुपये जमा किए थे। तब दीनू ने अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। वह अपनी संस्था में काम करने वाली लड़की से शादी करने की जिद कर रहा था। मजबूरी में पैसे और सहमति देनी पड़ी। अब दोनों के वेतन में कतर ब्योंत करके घर खर्च चल सकता था, लेकिन नहीं। नाटक, फिल्म, कीमती कपड़े, होटल में खाना, अतः महीने के आखिर में जेब खाली। फिर ज़रूरतें पूरी करने के लिए छाया दीदी हैं ही। मैंने उसे समझाया था, अरे आगे की सोचकर खर्च करना चाहिए। तब उसने बेशर्मी से हंसकर कहा था, मैं भला आगे की क्यों सोचूं? तुम जो हो, मौज मजा करने की यही तो उम्र है। और निर्लज्ज दया ने हंसकर कहा था, हाँ ननन जी, आपकी कृपा है हमारे सिर पर। मुझे लगा था चीख चीख कर कहूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे देने का ठेका ले रखा है क्या? मेरी उम्र 40 हो रही है।
मेरी शादी गृहस्थी का क्या? छाया का मन भर आया। उसे माधव की याद आई। गोरा, खूबसूरत, MABT स्कूल में टीचर, विदुर था, बाल बच्चे नहीं थे। अस्पताल में हार्निया के ऑपरेशन के लिए दाखिल हुआ था। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसी वक्त दीनू का मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बदकिस्मती से माधव को ऑपरेशन के समय हार्ट अटैक आ गया और वे चल बसे। दीनू ठीक हो गया। तब तक दया की प्रसूति का समय आया। लड़का हुआ। उसे जन्म से ही अस्थमा की बीमारी। साल भर इलाज चलता रहा। धीरे धीरे सुधरा। फिर भी 8 साल का होने तक दवा इंजेक्शन चलते ही रहे। और एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। 3 बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, फीस सब कुछ मैं ही कर रही थी। फिर फ्लैट खरीदने की घटना। दीनू जहाँ नौकरी करता था उस पर संस्था ने हाउसिंग सोसाइटी बनाई। 10% भुगतान पहले करना था, बाकी लोन मिलने वाला था। दीनू और दया धरना देकर बैठ गए कि छाया दीदी 10% का भुगतान तुम करो, बाकी लोन की किस्त हम चुकाएंगे, हमारा अपना घर हो जाएगा। इस अंधेरे कमरे में कब तक रहेंगे? मैंने कर्जा लेकर पैसे दिए थे। दीनू ने अपने और दया के नाम फ्लैट रजिस्टर कराया। मैंने कहा था दया के बदले मेरा नाम क्यों नहीं आया? तब दीनू ने कहा था, तुम भी कमाल करती हो दीदी, तुम जानती हो ना कि दया कितनी जिद्दी है और नाम लिखवाने में क्या धरा है। वह फ्लैट तुम्हारा भी है। निवृत्त होने पर वहाँ रहने आओगी ना? मैं आज सेवानिवृत्त हो रही हूँ। 8 दिन में क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। 2 दिन पहले दीनू को बताया था मुझे यहाँ का कमरा खाली करना है, मेरे लिए वहाँ एक कमरे का इंतज़ाम कर लो। उसने कहा, सोचकर बताता हूँ। अब सोचना क्या है? पोस्टमैन आया। नमस्ते मैडम, आपकी रजिस्ट्री है। उसने हस्ताक्षर करके रजिस्ट्री पत्र लिया। लिफाफे के कोने में प्रेषक दीनू लिखा था। पोस्टमैन ने कहा, मैडम तुम्हें एक भेंट देना है। 1.5-2 साल पहले मेरी माँ अस्पताल में थी, तब आपने उसकी बहुत सेवा की थी। अंतिम समय में माँ ने कहा था कि मेरी बरसी के दिन यह राम की मूर्ति सिस्टर छाया को भेंट कर देना। आज उसकी बरसी है, इसलिए मूर्ति ले आया हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। अच्छा, चलता हूँ। पोस्टमैन चला गया। छाया ने डिब्बा खोला। केसरिया रंग के रेशमी रुमाल में लपेटी हुई 5 इंच की खूबसूरत मूर्ति थी। छाया ने रुमाल तह करके मूर्ति उस पर रखी और प्रणाम किया। उसके मन में विचार आया कि अपने कहलाने वाले लोग पैसा देखते हैं। कौन, कहाँ की वृद्धा मूर्ति के रूप में अपना प्यार दे गई। छाया ने पत्र पढ़ना शुरू किया। छाया दीदी, चरण स्पर्श। दीदी, यहाँ अचानक कल एक दुर्घटना घट गई, इसलिए पत्र लिखना पड़ रहा है। फ़ोन पर बताने से पत्र में विस्तार से लिखना ठीक लगा। आप गलत मत समझना। तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आने वाली हो, इस खुशी में हम रूम संवार रहे थे। सुबह 10 बजे दया के माता पिता और चाचा चाची आए। दया के पिता को लकवा मार गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अटैक माइल्ड था। आज सुबह घर ले आए। डॉक्टर ने मसाज, व्यायाम वगैरह करने को कहा है। दया की चाची को चक्कर आ रहे थे, उनका भी चेकअप करवाया। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी है, इलाज चल रहा है। चाचा चाची के बाल बच्चे नहीं हैं, दया इकलौती है, इसलिए उसे उनकी खिदमत करनी ज़रूरी हो गई है। घर का अस्पताल बन गया है। मुझे लगता है तुम वहाँ 1 रूम किचन ब्लॉक किराए पर ले लो। तुम्हें फ़ंड के पैसे तो मिलेंगे ही, उसमें से एडवांस दे सकोगी। पेंशन में घर का किराया और खर्चा चल जाएगा तुम्हारी। उसके बाद दया ने लिखा था, दीदी, सादर चरण स्पर्श। उपर्युक्त पत्र में यहाँ के हालात बयान किए गए हैं। इन्होंने 1 रूम किचन के बारे में लिखा है, लेकिन मैं दूसरा सुझाव देती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा वृद्धाश्रम बना है। वहाँ रहने, खाने, दवा, मनोरंजन की सुविधाएं हैं। मेरी एक सहेली ने अपने सास ससुर को वहाँ रखा है, वह सराहना कर रही थी खूब। आप वहाँ रहोगी तो खाना बनाने आदि का झंझट नहीं रहेगा। अलग कमरा होने से आप वहाँ आराम से पढ़ने लिखने का काम कर सकोगी। फंड के पैसों से वृद्धाश्रम का डिपॉजिट और पेंशन के पैसों से हर महीने का खर्च आसानी से दिया जा सकता है। आश्रम यहाँ से नज़दीक है। आप जब चाहे हमें मिलने आ सकते हो या हम तुम्हें मिलने आ जाया करेंगे। और अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई।
3 महीने से कर्जे की किस्त के 3,000 रुपये दिए नहीं हैं। पिताजी और चाची की बीमारी में खर्च हो गए। आपका फंड मिलने पर आप भेज ही देंगी। आपकी दया। पत्र रखकर छाया फिर से शून्य में ताकने लगी। कितने खुदगर्ज हैं ये लोग। वृद्धाश्रम में जाओ, मतलब यहाँ मत आना, ऊपर से बेशर्मी से 3,000 रुपये मांग रही है। छाया की आंखें भर आई, मन आक्रोश से भर गया। इनसे संबंध रखना ही नहीं, कहीं दूर चले जाना है। तभी फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, यह छाया जी का फ़ोन है ना? मुझे छाया जी से बात करनी है। बोल रही हूँ। नमस्ते, मैं आनंद नागपुर से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, बोलिए। अभी आपकी कहानी शून्य पड़ी, पत्रिका के संपादक से आपका फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन किया। कहानी अच्छी लगी, बधाई हो। हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। मेरी पत्नी कामायनी ने भी आपको बधाई दी है। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप नाराज़ तो न होंगी? जी पूछिए। क्या आप नर्स हैं? मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अनुभव के बिना नर्स के काम के बारे में इतने विस्तार से कोई कैसे लिख सकता है। कितने साल से काम कर रही हैं आप? 34 साल से। आज ही निवृत्त हुई हूँ। क्या कह रही हैं? ये तो बड़ा अच्छा संयोग है। मतलब मतलब ये कि हमें एक नर्स की तलाश है। छाया जी, मेरी उम्र 69 साल है और कामायनी 65 की। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। हमारा इकलौता बेटा अमेरिका में सेटल हो गया है। उसने वहीं किसी लड़की से शादी कर ली है। वहाँ उसकी बड़ी फर्म है, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ है। मतलब अब वो वहीं रहेगा। यहाँ हम दोनों ही हैं। पिछले 5 साल से कामायनी को एपिलेप्सी की तकलीफ़ है। उसका ख्याल रखने के लिए हमें आप जैसी ही नर्स चाहिए। कामायनी के शब्दों में उसे कंपेनियन चाहिए। अगर आप आ सकी तो वह हमारा सम्मान ही होगा। आप सोचकर बताइएगा। यहाँ हमारा कमल कुंज नाम का 6 रूम का बंगला है। चारों तरफ से बगीचा है। पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स है। वहाँ खाना बनाने वाली, माली, ड्राइवर आदि लोग रहते हैं। दाई और 2 कमरों का आउट हाउस है। आगे बरामदा है। आप वहाँ रह सकती है। आपका खाना पीना हमारे साथ ही होगा। वेतन के बारे में आमने सामने बात करेंगे। आप हमारे परिवार की सदस्य बनेंगी। हमें छाया की माया मिलेगी और आपको माया की छाया। फिर से एक बार निवेदन है कि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करिए ज़रूर। और आप कब आने वाली हैं बताइएगा। आपको लेने हम दोनों स्टेशन पर आ जाएंगे। एक मिनट मैडम, कामायनी को आपसे बात करनी है। जी हेलो, मैं कामायनी। इनका लंबा भाषण सुन लिया ना? मैं तो एक ही शब्द कहूँगी, आइएगा। फिर फ़ोन बंद हो गया। छाया स्तंभित सी होकर बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कामायनी का एक ही शब्द मानो मातृ प्रेम से पगा हुआ। छाया ने मन ही मन परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। हे प्रभु, आपकी लीला अगाध है। दिनों और दया का कलेजा चीरने वाला पत्र पढ़कर मैं हताश हो गई थी। सोच रही थी कि कहीं दूर चली जाऊं, और बस आपने इंतज़ाम कर भी दिया। उसने पोस्टमैन द्वारा दी गई श्री राम की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाई, दूध फल का नैवेद्य रखा। अब वह उत्साहित हो गई। आगे की योजना बनाने लगी। सामान समेटना होगा। वैसे सामान ज़्यादा था नहीं, कपड़े, 2-4 बर्तन और किताबें। कल सुबह स्टेशन पर जाकर कलकत्ता मेल द्वारा नागपुर का आरक्षण कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं दिनों को कहूँगी कि मैं मिस डिमेलो के साथ गोवा जा रही हूँ। लौटने पर फ़ोन करूँगी। कल 10 बजे विदाई समारोह है मेरा। फंड और बोनस का चेक मिल जाएगा। नागपुर जाने के बाद नए नंबर का सिम कार्ड खरीदना है। मोबाइल भी नया ले लूँगी। ऐसे भी ये पुराना हो गया है। दया और दिनों का फ़ोन आए तो उठाना नहीं है, अन्यथा गोवा से क्या क्या लाना है इसकी लंबी लिस्ट सुना देंगे। उसने मेस में जाकर खाना खाया, कपड़े समेटे। दूसरे दिन सुबह चाय पीकर स्टेशन गई। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे आरक्षण मिल गया। उसने कामायनी जी को फ़ोन लगाया। नमस्ते जी, मैं छाया बोल रही हूँ। वाह वाह, बोलिए छाया जी। कामायनी ने अपने पति को आवाज़ दी। सुनिए जी, छाया जी का फ़ोन आया है। मैं उनको दे छाया दीदी, आप ज़रा इनसे बात कर लीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते छाया जी। जी नमस्ते। उन्होंने भी उसे दीदी कहा। दीदी संबोधन सुनकर छाया गदगद हो गई।
जी मैं कल आ रही हूँ। सुबह की कलकत्ता मेल का आरक्षण मिला है। बहुत खूब, हमें यकीन था कि आप आएंगी। कामायनी तो बहुत खुश हो रही है। कल सुबह हम दोनों स्टेशन पर आएंगे आपको लेने। आप हमें आसानी से पहचान सकोगी। अजीब प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ऊंचा आदमी होगा ना, वही मैं हूँगा। और मेरी बगल में खड़ी नाटी महिला कामायनी के अलावा और कौन हो सकती है। तो मित्रों, ये थी कहानी छाया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।